हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 का एक लेसन है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये धातु और अधातु क्या होते हैं और इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व रखे गए हैं। उन 118 तत्वों में कुछ तत्व जो हैं वो धातुएं हैं और कुछ तत्व क्या हैं, अधातुएं हैं। लेकिन कुछ उसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं, 2 या 4 या 6 तत्व लगभग ऐसे हैं जो उपधातु की कैटेगरी में आते हैं, तो वो हमें बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं धातु और अधातु के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ आवर्त सारणी के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि पता चल सके कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पहले मैं कुछ कुछ सैंपल के रूप में एक बना लेते हैं। इसके बाद मैं आपको अपनी डिस्प्ले में दिखा दूंगा कि आखिर पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, ताकि आप लोग उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकें, या फिर नहीं अगर आपको मिलती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वहाँ पे पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, यानी कि रसायन विज्ञान के द्वारा जो हमें पीरियोडिक टेबल प्रदान की गई है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहले उसको समझते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल कैसे बनी हुई है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई है। इस प्रकार से डिजाइन की गई, मतलब उसको इतने कॉलमों में डिवाइड किया। उसमें वैसे और भी कॉलम है, लेकिन जो मेन कॉलम है वो कुछ इस प्रकार से हैं, तथा 2 लाइनें नीचे भी दी गई हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से 2 लाइनें नीचे भी दी गई हैं। अब ये जो मैंने अलग अलग कॉलम किए हैं, ये क्या है, इसको हम एक साथ कर देते हैं ताकि पता चल सके कि ये एक ही ब्लॉक का हिस्सा है। मतलब ये जो मैंने आपको इसमें डिवाइडेशन दिखाया है, ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग दिखाया है कि मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉकों में डिवाइड की गई है। पहला ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसमें केवल 2 कॉलम है, यानी कि इसमें वर्गों की संख्या यदि देखी जाए तो ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं और दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। इसके बाद 3 से लेके, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 3 से लेके 12 तक के जो तत्व हैं, यानी कि वर्ग हैं, ये डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जितने भी इस लाइन में इन वर्गों में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे 13 से स्टार्ट करते हैं, 13, 14, 15, 16 और 17, और यहाँ पे आता है 18 वर्ग। तो ये जो वर्ग है इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। अब पी ब्लॉक में ये अलग इसलिए मैंने बनाया है कि ये जो पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के तत्व हैं इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब ये होता है कि ये गैस किसी भी तत्व के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में। लेकिन एक तत्व इनमें ऐसा है, जीनॉन। जीनॉन एक ऐसा तत्व है जो कुछ रेयर कंडीशन में, कुछ अनुकूल कह सकते हैं या कुछ प्रतिकूल कर दीजिए इसको, तो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, फ्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। और वो फ्लोरीन कहाँ पे रखा गया है, फ्लोरीन यहाँ पे रखा गया है। वो जीनॉन जो है, जीनॉन किसके साथ क्रिया कर लेता है, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में फ्लोरीन के साथ क्रिया करके XeF2, XeF4 और XeF6 इस प्रकार के कुछ कंपाउंड बनाता है। लेकिन वो कुछ रेयर कंडीशंस में बनाता है, इसलिए ज़्यादातर इनकी जो गैस इसमें तत्व रखे गए वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो अष्टक होते हैं, अष्टक का मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं,
उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास की जो आखिरी कक्षा होती है, वो आखिरी कक्षा इनकी क्या होती है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है। अब ये मान लीजिए, जब हम इसको नॉर्मली भाषा में ये समझ सकते हैं कि जिसका पेट भरा हुआ होता है वो खाने की इच्छा नहीं करता है, और इनका क्या है, पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा है ऑलरेडी हमारा, तो हम खाना क्यों खाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब इनके अंतिम कक्षा इनकी क्या है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, एक भी उसमें खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की संभावना भी नहीं होगी। लेकिन इन तत्वों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ बाहरी कक्षा जो होती है, वो एक मैं बात और बता दूं, वो 8 इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट होती है। अब कक्षाएं क्या होती हैं, कक्षाओं के बारे में समझते हैं कि कक्षाओं की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। तो जैसे कि ये हमारा हम एक संरचना समझते हैं, छोटी सी संरचना के बाद से समझ लेते हैं कि ये क्या है, हमने एक किसी भी परमाणु की संरचना बना दी, एटम्स की का स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे अंदर जो है, यहाँ पे ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। नाभिक में तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, यानी कि एक उदासीन होता है और एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन और उदासीन जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर ये जो लाइनें हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल यानी कि कक्षाएं कहते हैं। ये क्या होती हैं, कक्षा होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट्स की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें एक से अधिक तो कक्षाएं हो सकती हैं। अब कक्षाएं कैसे पता करेंगे, किस तत्व में कितनी संरचनाएं हैं। तो देखो ये क्या है, ये वर्गों की संख्याएं थी, 1 से 18 वर्ग हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। और जो आवर्तों की संख्या वो कितनी है, 1 से लेके 7 आवर्त हैं। इसमें 7 लाइनें इस प्रकार से बनी हुई हैं। इस प्रकार से पूरी लाइनें कितनी है, 7 लाइनें हैं। ऐसे ये लाइनें बनी हुई हैं। चलिए मैं पूरी ही डिजाइन कर देता हूँ इसको, ताकि और अच्छे से समझ सकें। ये वर्ग हो गए हमारे, और ये बन गए, ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो गई। इस पर सेम यही डिजाइन आपको किताबों में मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, यहाँ पे लाइन नहीं खींची है, यहाँ पे भी लाइन बना देते हैं। अब ये कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे यहाँ पे भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि पूरे कितने होते हैं, इसमें 7 लाइन पंक्तियां होती हैं और 18 क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो ये जो स्तंभ होते हैं, इन स्तंभों को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग या इन्हीं को ग्रुप कह सकते हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को कहते हैं आवर्त या पीरियड। अब किसी भी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, यानी कि टोटल पीरियडों की संख्या 7 होती है, और ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब ये जो कक्षाएं होती हैं, किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर हम बना के तैयार करते हैं, उसमें जो कक्षाओं की संख्या होती है, वो कक्षाओं की संख्या किस पे डिपेंड करती है, पीरियड्स की संख्या पे। कि वो तत्व हम कक्षाएं हमें काउंट करनी है, वो तत्व कौन से पीरियड में रखा हुआ है। अगर मान लो जैसे ये यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लिथियम होता है, फिर यहाँ पे होता है सोडियम, यहाँ होता है पोटेशियम, यहाँ होता है रुबिडियम, फिर इधर होता है सीजियम, और इधर होता है फ्रांसियम। इस प्रकार से मान लीजिए ये तत्व रखे गए हैं। अब जैसे हमें मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि किस तत्व में कितने कक्षाएं बनेंगी, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो किस तत्व में कितनी सेल बनेंगी, कितनी कक्षाएं बनेंगी, ये हमें पता नहीं है। तो हम नॉर्मली पीरियोडिक टेबल से देख के हम ये पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें सोडियम का निकालना है, सोडियम का हमें केवल परमाणु क्रमांक यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो मालूम है। अब हम इस एटॉमिक नंबर से, या फिर नहीं भी मालूम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हमें एक पीरियोडिक टेबल दे दी गई है, और उसमें बोल दिया गया है कि इस सोडियम का, ये जो सोडियम तत्व है, एलिमेंट्स है, इसमें जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, विन्यास निकालेंगे, तो कितनी कक्षाएं बनेंगी, कितने सेल बनेंगे इसमें। तो अब ये देखिए कि ये जो सोडियम है,
ये सोडियम कौन से पीरियड में रखा हुआ है, तो इसके सामने हम देखेंगे कौन सा पीरियड नंबर है 3। अब इस पीरियड में यानी कि 3 नंबर के सामने जितने भी तत्व रखे होंगे यहाँ से लेके इधर तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी तत्व रखे होंगे ये सब तत्व, सॉरी यहाँ पे इसमें ये लाइन नहीं होती है, इसमें लाइन यहाँ से बनी होती है चौथे पीरियड से। अब यहाँ से लेके इसमें जितने भी तत्व रखे गए होंगे सब तत्व, जितने भी 1 हो 2 हो 4 हो, जितने भी तत्व तीसरे पीरियड के सामने जितने भी तत्व रखे गए होंगे उन सभी में कितनी सेल बनेंगी, 3 सेल बनेंगी। अब अगर मान लो कि फर्स्ट पीरियड के सामने 2 तत्व रखे होते हैं, हाइड्रोजन, और उधर रखा होता है हीलियम, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम होता है। अब इस तत्व में भी 1 सेल बनेगी और उसमें भी 1 सेल बनेगी। इसके बाद दूसरे पीरियड में यदि कोई तत्व रखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब दूसरा पीरियड है, दूसरे पीरियड में जितने तत्व होंगे इसमें केवल 2 सेल बनेंगी। जैसे यहाँ पे इसका बनता है 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, सब में 2 ही सेल बनेंगे, 2,5 इधर, 2,6, 2,7, यहाँ पे 2,3 बनेगा। तो इस प्रकार से सभी में सेल बनती हैं। इसमें क्या बनेगा 2,1, इसमें 2,2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर इसका हम विन्यास निकालना चाहें 2,1 बनेगा, 2,2, जैसे यहाँ पे क्या है बेरिलियम है, फिर इधर होता है बोरान, 2,3 बनेगा, बोरान के बाद कार्बन 2,4, फिर नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,8, फ्लोरीन 2,9। तो जितने भी हमने विन्यास निकाले, कॉन्फ़िगरेशन निकाले, सभी में 2 कक्षाएं ही बन रही हैं, किसी में 3 नहीं बनेंगी। तो 2 के सामने है यानी कि सेकंड पीरियड में जितने भी तत्व रखे होंगे सभी में 2 कक्षाएं ही बनेंगी। यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे भी रख देते हैं, यहाँ पे होता है नियॉन, Ne 2,8, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, 2,6, 2,7 होगा और यहाँ पे होगा 2,8। तो इस प्रकार से हम जितने भी तत्व रखेंगे, ऐसे यदि आगे भी लिखना चाहें तो यहाँ पे होता है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसका होता है 2, इसको हम कुछ छोटे रूप में लिख देते हैं ताकि विन्यास नीचे आ सके। अब यहाँ जैसे ये Na है तो इसका बनेगा 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2। अब यहाँ पे कोई तत्व नहीं होते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है 2, 8, 3। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन 2, 8, 4। इसके बाद क्या आता है फास्फोरस 2, 8, 5। सल्फर 2, 8, 6। सल्फर के बाद क्लोरीन 2, 8, 7। और यहाँ पे क्या आ जाता है आर्गन 2, 8, 8। मतलब जितने भी तत्व हमने इस लाइन के सामने रखे, तीसरे पीरियड के सामने जितने भी तत्व रखे गए हैं उन सभी में कितने कितने 3-3 सेल ही बन रही हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ रहा है उसमें 3-3 सेल ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद चौथे पीरियड में जितने भी तत्व रखे गए होंगे, अब चौथे पीरियड में पूरे में रखे होंगे, यहाँ भी होंगे और इधर भी होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें 4 सेल बनेंगी, इसके सामने जो तत्व होंगे उसमें 5 बनेंगे, इसमें जो होंगे उसमें 6 बनेंगे और इसमें जो होंगे उसमें 7 सेल बनेंगे। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, अब ये डाउट्स होगा कि ये तो किसी के सामने रखे नहीं हैं, तो ये वाले जो होते हैं इसमें पहली लाइन जो है, ये पहली लाइन यहाँ पे रखी होती है और ये दूसरी लाइन इस जगह रखी होती है। यानी कि पहली लाइन जो है वो इस वर्ग में है, तीसरे वर्ग में सभी आ जाते हैं, और दूसरी लाइन इस तीसरे ही वर्ग के 7वें आवर्त में सब रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये एफ ब्लॉक होती है। अब इन ब्लॉकों को कैसे जो हमें पता करना है कि ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक के लिए हमें एक नियम हमारे पास हमें दिया गया है, ऑफ वाउ का नियम। तो ऑफ वाउ के नियम में जो सीरीज बनती है उस सीरीज में ये देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी उपकक्षा में प्रवेश करता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक में रखा होता है। अब जैसे यहाँ पे एस ब्लॉक है तो इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा। डी ब्लॉक है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इन सबका डी ब्लॉक में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पी ब्लॉक है तो इन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा। तथा यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या है, एफ ब्लॉक है तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल के बारे में और इसमें हमने समझ लिया। अब यदि आपको और भी आगे के तत्व चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पूरी पीरियोडिक टेबल
अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे लिखना चाहें तो 30 तक के इसमें ज़रूरी होते हैं, तो मैं 30 तक के यहाँ पे इसमें तत्व लिख देता हूँ। जैसे ये पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक हो गए। अब यहाँ से क्या होता है, इसमें आपको पूरे 30 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको और आगे भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, आप वहाँ और भी आगे याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक वैसे आपको नॉर्मली 30 तक याद होने चाहिए, क्योंकि जो 10th का सिलेबस है उसमें 30 तक तो पूछे ही जा सकते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आप बाउ के नियम से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं। जो आप बाउ का नियम है उसी नियम का प्रयोग करना है और हमें ये पता करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में कोई नंबर आ जाए, नंबर का मतलब यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, जैसे कि कोई एटॉमिक नंबर है जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमें केवल एक परमाणु क्रमांक ऐसा है वो हमें दे दिया जाए एग्जाम में, और ये पूछ दिया जाए कि ये जो परमाणु क्रमांक है उस परमाणु क्रमांक में, उस एटॉमिक नंबर में कौन सा एलिमेंट्स रखा गया है। तो ये तो हम याद होगा तो हम ये नॉर्मली बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझते हैं कि 26 नंबर में कौन सा एलिमेंट्स रखा गया है, तो ये तो याद है कि 26 नंबर में आयरन रखा गया है और इसका सिंबल जो होता है वो Fe होता है। अब इसके बाद हमें ये नहीं पता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, वो हम तो याद कर नहीं सकते हैं कि हर एक तत्व की स्थिति तो हम बता सकते नहीं हैं कि ये तत्व इस वर्ग में है, इस पीरियड में है, इसकी संयोजकता ये होगी और ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। तो हम नॉर्मली इस एक छोटे से नंबर से ये सब कुछ निकाल सकते हैं और सिर्फ यूज क्या करना है, उसमें एक नॉर्मल सा ये यूज करना है आप बाउ का नियम। जो आप बाउ का नियम, यदि आप लोगों ने अभी तक आप बाउ का नियम ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप बाउ के नियम को देख सकते हैं, उसमें मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी यहाँ पे भी मैं कुछ बेसिक उसके बारे में बता दूंगा कि आप बाउ का नियम आखिर है क्या। तो पहले समझते हैं आप बाउ के नियम के बारे में थोड़ा और बेसिक। अफवाउज प्रिंसिपल, आप बाउ का नियम। अब ये जो आप बाउ का नियम है, ये ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ज़्यादातर जितने भी नियम दिए गए हैं वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे दिए गए हैं। मान लीजिए जिस वैज्ञानिक ने जो नियम बनाया वो नियम उसी के आधार पर रख दिया गया। तो यही कन्फ्यूजन इसमें भी हो जाती है कि ये भी किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होगा अफवाउ, बट अफवाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना होता है। और इससे हम क्या निर्माण करते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं, और वो भी किसके आधार पे, सब सेल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब सेल बनाते हैं। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तो पता ही होगा कि सब सेल कौन कौन सी होती हैं, 4 सब सेल होती हैं, S, P, D और F, ये 4 सब सेल हैं। अब सब सेल तो हमें पता चल गया, अब सब सेल में हमें भरना क्या है, उपकक्षा में भरना क्या है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी उपकक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन भर दें, कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी इसमें कि इसमें इतने भरने हैं, इसमें इतने भर सकते हैं, इसमें इतने भर सकते हैं, हर एक कक्षा की लिमिट होगी। तो इनकी भी लिमिट है। हमें सिर्फ इसका याद करना है कि एस ब्लॉक में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द मैंने यूज किया, अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि इसमें 2 ही भरना है, अधिकतम 2 भरना है। यानी कि 2 से कम भी अगर मिलते हैं हमें तो हम काम चला लेंगे, लेकिन 2 से अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो आगे निकल जाएगा। अब ये याद हो गया हमें कि इसमें 2 भरने हैं। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कितनी उपकक्षाएँ, 4 हैं। आपको 4 ऐड कर देना है, इसमें 4 ऐड करेंगे अगली से सब सेल का निकल आएगा, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे अगली सब सेल का निकल आएगा, फिर 4 ऐड कर देंगे तो अगली सब सेल का निकल आएगा। इनकी लिमिट ऑफ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसमें हम किसमें कितने भर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। अब सब सेल तो हमारा हो गया।
अब इसके बाद एक और चीज़ रह गई हमें अबाउ के नियम में। मेन जो हमारा है सीरीज होता है, मैंने बताया कि अबाउ के नियम में एक सीरीज बनती है 1s 2s 2p 3s, इस प्रकार से एक सीरीज बनती है। कुछ बच्चे तो क्या होता है उसको याद कर लेते हैं, नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, मैं याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको क्या करना है कि वो सीरीज आपको ये बना लेनी है। उस सीरीज को बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। टेबल में क्या करना है कि यहाँ पे जितनी सब सेल हैं उतनी ही लाइनें आपको लिखनी है। तो पहली लाइन के लिए हम पहली सब सेल के लिए पहली लाइन बनाएंगे तो वो 1 से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे के लिए लिखेंगे तो वो 2 से स्टार्ट करेंगे। तीसरी लाइन को 3 से स्टार्ट करेंगे और चौथी लाइन को 4 से स्टार्ट करेंगे। 5वीं लिखनी नहीं है क्योंकि 5 हमारे पास कक्षाएं है, उपकक्षाएं है ही नहीं। अब पहली लाइन में पहली उपकक्षा लिख देंगे, दूसरी लाइन में दूसरी उपकक्षा लिख देंगे, तीसरी लाइन में तीसरी उपकक्षा और चौथी लाइन में चौथी उपकक्षा लिख देंगे। अब क्या करना है, इनको क्रॉस करके काटना है इस प्रकार से। ऐसे इनको क्रॉस में काटना है। और ये काटने के भी नियम है, मतलब ये जो एरो हैं एरो भी एक नियम के अकॉर्डिंग लगते हैं। 2-2 एरो के इसमें आप पेयर बना लीजिए। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे जितने आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेयर जो हमारा बंदा है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 एरो उनमें सिर्फ एक कक्षा ही क्रॉस करेगी। अब इसमें देखो 1s सिर्फ एक उपकक्षा, इसमें भी एक उपकक्षा। आगे के 2 एरो होंगे उनमें 2-2 उपकक्षाएँ क्रॉस होंगी। इसके बाद के जो आगे के एरो होंगे उनमें 3-3 क्रॉस होंगी, तथा इसके बाद जितने भी एरो होंगे उन सभी में 4 उपकक्षाएँ क्रॉस होंगी। जैसे कि अगर मान लो हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे देखो एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। अब नीचे यहाँ पे 8s भी क्रॉस होगा तभी ये एरो कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये एरो कंप्लीट नहीं होगा। अब ये तो इतना हो गया। अब क्या करना है, हमें इससे सीरीज कैसे बनाएंगे। तो सीरीज यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, जो मिलता जाए उसको लिखेंगे। ये एरो में चलेंगे तो 1s मिलेगा। अब यहाँ कंप्लीट हो गया तो वापस जाएंगे अगले एरो में, इसमें हमें 2s मिलेगा। फिर वापस जाएंगे अगले एरो में हमें मिलेगा। इस प्रकार से हम वापस जाएंगे और जो भी मिलता जाएगा उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे। इस प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। यहाँ से हो जाएगा ये इतना। अब क्या करना है, अब ये सीरीज बना लेनी है। अब जैसे हमने एक लिया, मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, तीनों ब्लॉक के अलग अलग, क्योंकि हर एक ब्लॉक का अपना अलग नियम होता है। तो पहले हम एक नंबर लेते हैं 26, फिर निकालेंगे हम 55 का निकाल लेंगे और एक निकाल लेंगे हम 32 का। यहाँ पे 26 का नहीं निकालते, यहाँ पे थोड़ा नंबर और बढ़ा लेते हैं, 42 कर लेंगे। हमें 42, 55 और 32 3 नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के हमें इन नंबरों से क्या क्या निकालना है, सिंबल, इसमें कौन सा तत्व रखा है उसका सिंबल क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, वो किस ब्लॉक में रखा है, किस पीरियड में रखा है, कौन से ग्रुप में है, उसकी वैलेंसी क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका। हमें ये सब फाइंड आउट करने हैं सिर्फ एक इस छोटे से नंबर से। तो देखो अब क्या करेंगे, हम एक एक नंबर का निकालेंगे और उनके यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे। अब क्या कर देखिए, इनमें सब कुछ निकालने के लिए सबके लिए सेम नियम है, वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो, कोई भी सेम नंबर कोई भी ब्लॉक हो। बट ब्लॉक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक चीज़ हमारा चेंज होगा, ग्रुप। हर एक ब्लॉक में ग्रुप निकालने का एक अलग नियम है। उस नियम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यदि एस ब्लॉक आता है तो क्या नियम होगा ग्रुप निकालने का, पी ब्लॉक है तो क्या होगा। अब एस ब्लॉक के लिए क्या नियम है कि अंतिम कक्षा में रखे गए
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका ग्रुप होगी। एस ब्लॉक का क्या नियम है ग्रुप निकालने का? ये किसके लिए है? ग्रुप के लिए है कि किस ब्लॉक में ग्रुप का क्या नियम होगा। एस ब्लॉक है तो ग्रुप कैसे निकलेगा? अंतिम कक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से निकल आएगा। जो भी संख्या होगी उसी को लिख देंगे ग्रुप में। पी ब्लॉक में क्या है? अंतिम कक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 10, उसमें प्लस 10 ऐड कर देना है। डी ब्लॉक में अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का योग -8। ये नियम है। इस प्रकार से नियम इसको बना लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम किसी भी उपकक्षा किसी भी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकाल सकते हैं कि कौन सा किस ब्लॉक में कोई भी तत्व किस ग्रुप में रखा हुआ है, किस वर्ग में रखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं इन नंबरों के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहले हम निकालते हैं 42 के लिए। तो हमें जैसे 42 में पता है कि 42 में जो तत्व रखा है उसका सिंबल होता है MO और इसका नाम क्या है? मॉलिब्डेनम। इसका क्या नाम है? मॉलिब्डेनम नाम है। इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो वो बाद में देखेंगे। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स का मतलब क्या होता है? धातु, और नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु। यदि किसी एलिमेंट्स के तो इसमें क्या है 42 नंबर जो है 42 नंबर के तत्व का नाम क्या है? मॉलिब्डेनम, और इसका सिंबल क्या है? MO। अब इन सबको निकालने के लिए हमें नॉर्मली जाना होगा आपबाउ के नियम में। तो अब आपबाउ के नियम के अकॉर्डिंग हम 42 का निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे निकालेंगे? एक एक सब सेल के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या आएगा हमारा 1s आएगा, और s है यहाँ पे, तो s में क्या रखेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये तब तक ऐसे सीरीज कंप्लीट करते जाएंगे जब तक हमारे 42 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाएं। 1s के बाद ये एरो कंप्लीट, आगे आएगा हमारा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2s कंप्लीट, 2p और 3s है। p में भरेंगे 6, फिर 3s, फिर से s मिल गया तो फिर से यहाँ पे 2 भर देंगे। 3s के बाद 3p है, फिर से यहाँ पे 6 भरेंगे, और 4s में भरेंगे 2। 4s के बाद क्या आएगा? 3d, d है तो 10 भर देंगे। 3d के बाद क्या आएगा? 4p, यहाँ पे भर देंगे 6, और फिर आएगा 5s, इसमें भर देंगे कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या करेंगे? कहाँ तक हो गया हमारा? 5s तक हो गया। अब पहले इसको काउंट कर लेते हैं कि कितना पहुँच गए हम, 42 के आसपास पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए, और ये 10 हो गए। 10 और 10 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 38 तक पहुँच गए। 4 इलेक्ट्रॉन और बचे अपने पास, 38 4 42। अब 5s के बाद क्या आता है? 4d आता है। अब देखो 4d है तो d में वैसे हमें भरने तो 10 थे, लेकिन हमारे पास 10 बचे कहाँ हैं? हमारे पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो जब 4 बचे हैं तो वही 4 नॉर्मली रख देंगे, क्योंकि हमें तो 42 से मतलब है, हमें फिर इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे इसको मिल रहे हैं पूरे कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके पहले की जितनी भी उपकक्षाएं होंगी वो कंप्लीट भरी हुई होंगी। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे ये बन गया। अब इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ये हमारा अभी विन्यास नहीं है, ये विन्यास तो है लेकिन ये सब सेल के अकॉर्डिंग है, उपकक्षाओं के आधार पे। लेकिन मेन हमारा जो विन्यास होता है वो होता है कक्षाओं के आधार पे। तो वो कैसे बनाएंगे? आगे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबरों के आधार पे इनमें रखे गए इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 1। तो 1 देखेंगे कहाँ कहाँ रखा है, सिर्फ इसी में आगे 1 लिखा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये हो गया। अब 1 के बाद आएगा 2, अगला नंबर 2। तो 2 देखो, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 2 8। अब 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है। ये हो जाएगा और ये हमारा
ये भी ऐड हो जाएगा। तो 6 2 8 और 10 18, 3 हो गया। अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 में देखो एक ये है और एक ये है तथा एक ये है, इन तीनों को ऐड करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 6 12। इसका लास्ट में बचेगा हमारा ये 5 बचेगा। तो 5 में तो सिर्फ ये अकेले है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो हमारा क्या विन्यास बनेगा, 2 8 18 12 2। अब इतना ही निकालना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या हमें पहले चाहिए, ब्लॉक चाहिए। तो ब्लॉक के लिए हम नॉर्मली इस लाइन में विजिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, यानी कि ना अंतिम इलेक्ट्रॉन आप देखो, ये देखो कि लास्ट में कौन सा उपकक्षा है, यहाँ पे कौन सी उपकक्षा रखी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी उपकक्षा, 4D। तो 4 नंबर से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है उपकक्षा से। तो यहाँ पे कौन सी उपकक्षा है, D। तो यहाँ पे इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, D ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या करना है, पीरियड निकालना है। पीरियड मतलब आवर्त। तो आवर्त के लिए क्या होता है कि इसमें जितनी कक्षाएं बन रही हैं इनकी कक्षाओं को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यही इसका पीरियड है। अब ब्लॉक के लिए तो अलग अलग नियम है। तो ये देखेंगे कि इसमें ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप के लिए कौन सा ब्लॉक बन रहा है, D ब्लॉक। तो यहाँ से जाके देखेंगे D ब्लॉक का नियम क्या है, अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का योग -8। अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का योग कितना होगा, 14 -8 करेंगे तो कितना आएगा, 14 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 6। 8 6 14। इसका कौन सा ग्रुप है, 6, यानी कि 6वें ग्रुप में रखा हुआ है। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। तो किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है कि वो तत्व किसी से अभिक्रिया करते समय कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है, यानी कि अष्टक के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है। तो उसको वैलेंसी से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले। ये तो हमारा निकल आया। और ऑक्सीडेशन नंबर किससे निकाल जाता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से। अब ये देखिए कि लास्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। अष्टक के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। रास्ते इसके पास 2 हैं, या तो ये त्यागे या फिर ग्रहण करे। त्यागने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ग्रहण करने के लिए 6 ग्रहण करेगा। अब ये देखना है कि ये कौन से रास्ते पे चलेगा। तो चलना किस रास्ते पे, जो रास्ता कम हो, जिसकी लंबाई कम हो। पहुंचना हमें एक ही स्थान पे है। मान लो हमें कानपुर जाना है, एक रास्ता है 100 किलोमीटर का, एक रास्ता है 80 किलोमीटर का। तो हम तो 80 से जाना चाहेंगे क्योंकि उसमें क्या है, डिस्टेंस कम है। ऐसे यहाँ पे भी है, पहुंचना हमें 8 तक है, 8 में पहुंचना है। रास्ते 2 हैं, एक में हमें 2 किलोमीटर, एक में हमें 6 किलोमीटर। तो हम तो 2 वाला पसंद करेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इस रास्ते को करेगा इग्नोर और इस रास्ते को ये कर लेगा क्या, सिलेक्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो जब कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और यदि ग्रहण करता है तो जितने ग्रहण करेगा वो उतना ही निगेटिव चार्ज बनाएगा। कितने त्याग रहा है, 2 त्याग रहा है, तो ये 2+ बनाएगा। अब ये तो निकल आया। अब वैलेंसी में क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो उसी नंबर को यहाँ पे लिख दो, बट विदाउट चिन्ह। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल बना है उस चिन्ह के बिना यहाँ पे वही नंबर लिख दो, क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉनों का ही साझा कर रहा है। तो वैलेंसी यानी संयोजकता इसकी क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो ये हमने सब कुछ निकाल लिया। अब क्या पता करना है कि ये जो तत्व है मॉलिब्डेनम, ये हमारा धातु है कि अधातु है। तो धातु का धातु पता कहाँ से करेंगे हम, ऑक्सीडेशन से। यदि तत्व कि किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, मेटल्स में, और नेगेटिव है तो वो चला जाएगा नॉन मेटल्स में। पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये तत्व मेटल कैटेगरी में आ जाएगा। अब आते हैं अगले में। अब अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा 55। तो 55 में जैसा कि कौन सा तत्व रखा गया है, सीजियम।
इसमें रखा गया है सीजियम और इसका जो सिंबल होता है वो होता है CS। अब आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1s, s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आएगा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद आएगा 2p, इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 3p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 4s 2 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे 20 कंप्लीट हुए, आगे और कंटिन्यू करेंगे। 4s के बाद आएगा 3d 10 इलेक्ट्रॉन, 3d के बाद आएगा 4p 6 इलेक्ट्रॉन, 4p के बाद आएगा 5s, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 5s के बाद आएगा 4d 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आएगा 5p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 6s। अब यहाँ पहले कंटिन्यू इसको काउंटिंग करके देख लेते हैं पहुँचे हम 55 के आसपास कि नहीं पहुँचे। 10 तो ये हो गए हमारे, 10 और 10 20, ऊपर 20 हो गए, 20 10 30, 30 और 30 10 40, 40 40 6 46, 46 2 48, 48 6 54, 54 कंप्लीट। एक और बचा तो यहाँ पे हम केवल 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे वही सेम आगे के नंबरों के आधार पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। तो आगे क्या है, इसमें 1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 के बाद आता है 2, तो 2 में एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 2 के बाद क्या आएगा 3, तो एक ये 3 है और ये 3 जगह 3 लिखे हैं तो कितना है 2 और 6 8 और 10 18। 3 के बाद आता है 4, तो एक ये 4, एक ये है और एक ये है, 2 और 6 8 और 10 18। 4 के बाद आता है 5, तो 5 में ये दोनों हैं, 6 2 8 और लास्ट में ये 6 आएगा तो यहाँ पे 1। अब आते हैं इसमें क्या निकालना है ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए क्या नियम बताया था कि हमें यहाँ पे आना है और ये देखो कि इसमें अंतिम कक्षा कौन सी है, 6s है, यानी कि S कक्षा है, यही इसका ब्लॉक है। पीरियड के लिए क्या करना है, नॉर्मली इसकी कक्षाओं को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6, छठवां पीरियड। ग्रुप के लिए ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक से हमें नियम बनाने हैं, तो कौन सा ब्लॉक है S। अंतिम कक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिर्फ संख्या से मतलब 1 है, पहला ग्रुप हो जाएगा। वैलेंसी के बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो लास्ट में क्या है 1 है, तो ये भी इसके लिए छोटी रास्ता होगी क्योंकि ग्रहण करेगा तो 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्याग देगा, जब त्यागेगा तो उतना ही प्लस चार्ज बनाएगा। और वैलेंसी में क्या होगा, जितना यहाँ पे नंबर है उसी को यहाँ पे बिना चार्ज के लिख दो, बिना प्लस माइनस के, सब कुछ हो गया। अब ये क्या है प्लस है, तो प्लस में क्या आएगा मेटल आ जाएगा, ये क्या है मेटल है। इस प्रकार हम इसको भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। यदि माइनस आता है तो नॉन मेटल्स हो जाएगा। अब देखते हैं 32, तो 32 में कौन सा तत्व रखा है, जर्मेनियम, जर्मेनियम Ge, इसका नाम क्या है जर्मेनियम और इसका सिंबल होगा Ge। अब इसको भी सॉल्व करते हैं नॉर्मली वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p, 3d के बाद 4p कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 10 20 10 30 और 2 32 सिंपली है। अब क्या करेंगे वही नॉर्मली प्रोसेस नंबरों के आधार पे, पहले 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, 3 में इनको ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 10 18 और 4 में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2 और 2 4। अब क्या करेंगे ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, अंतिम उपकक्षा देखते हैं, P है तो यहाँ पे P ब्लॉक आएगा। पीरियड, तो पीरियड में इनके इस कक्षाओं को काउंट करते हैं तो कितनी कक्षाएं 4, चौथा पीरियड है। ग्रुप के लिए हमें ब्लॉक से देखना है, पी ब्लॉक का क्या नियम है, अंतिम कक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10, इसमें प्लस 10 ऐड कर देंगे यानी कि 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये कौन से ग्रुप में है 14वें ग्रुप में रखे हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन में आएंगे, तो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो 4 है लास्ट में, इसके बाद दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये त्याग भी सकता है और ग्रहण, क्योंकि दोनों रास्ते इसके लिए बराबर हैं तो दोनों काम कर देगा, ये प्लस माइनस 4 में आएगा।
+-4 में आ जाएगा। अब +-4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। अब इसमें क्या है कि ये जो जर्मेनियम है ये मेटल्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लस माइनस के तत्व हैं वो मेटल्स में ही आते हैं, सिर्फ किसको, सिलिकॉन को छोड़कर। सिलिकॉन जो है प्लस माइनस का होते हुए ये क्या है, मेटालॉइड है। और इसमें एक प्लस माइनस का और तत्व है कार्बन। कार्बन भी प्लस माइनस में आता है, लेकिन ये प्लस माइनस होने के बाद भी ये नॉन मेटल में आता है, मेटल्स में नहीं आता है। ये किस में आता है, नॉन मेटल्स में आता है। तो कुछ इसके ऐसे तत्व हैं, ये देखो प्लस माइनस वाला यानी कि 14वें वर्ग में का ये पहला तत्व है और ये नॉन मेटल्स में आता है। दूसरा तत्व है सिलिकॉन, ये मेटालॉइड में आता है। इसका तीसरा तत्व कौन सा है, इसका जर्मेनियम। और यहाँ से जर्मेनियम से नीचे जितने भी रखे गए हैं वो सब किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। तो इस प्रकार हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यदि आज की क्लास मेरी समझ में आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच इसको साझा अवश्य करें ताकि वो लोग भी इससे अपनी स्टडी को सुचारू रूप से कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।